अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नादिया अनवर और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज के सेशन में आज जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं उनके हवाले से तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आपसे ये रिक्वेस्ट ज़रूर करूंगी कि अगर आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो लाजमी करें, क्योंकि कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है वो आपसे मिस ना हो जाए। क्योंकि जितने भी सेशंस होते हैं इनका मकसद यही होता है ताकि आप स्टॉक मार्केट में भरपूर तरीके से काम कर सकें। और जो है इसके लिए ज़रूरी है कि आप बेल आइकन को भी हिट करें ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। जी हाँ नाजरीन, तो आज हमारे साथ सेशन में मौजूद हैं अमीन यूसुफ साहब, जो कि जो है एस एस के वाई सिक्योरिटीज के सीईओ भी हैं, और साथ ही साथ जो है ये फॉर्मर डायरेक्टर पीएसएक्स भी रह चुके हैं। आज हमने उनको अपने सेशन में इनवाइट किया है और उनसे हम बात करेंगे मार्केट के हवाले से। और इस वक्त जो थोड़ी सी वॉलेटाइल मार्केट चल रही है, आज जिस तरह से मार्केट में थोड़ी सी तेजी देखी और फिर उसके बाद सेलिंग आ गई, तो ये आजकल जिस तरह से मार्केट चली है उस हवाले से हम इनसे बात करेंगे। तो आइए उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। मैं थोड़ा सा करेक्शन कर लूँ, ये ए के वाई सिक्योरिटीज है। एक एस के वाई नहीं, सॉरी। अच्छा, ए के वाई सॉरी सिक्योरिटीज। जी जी जी, जी सॉरी माय जी जी मिस्टेक। ए के वाई जी जी सिक्योरिटीज, जी हाँ नाजरीन, जी 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 सॉरी। जी। तो जो है बिल्कुल आप उनके सीईओ हैं। सर, थैंक यू सो मच फॉर द टाइम। और जो है सबसे पहले तो सर मैं मार्केट का एक ओवरव्यू आपसे लेना चाहूंगी कि जो है आज फ्राइडे था, लास्ट डे था, और जैसे कि मिड ऑफ अगस्त आ चुका है। अगर हम देखें तो बहुत सारे जो है रिजल्ट्स जो अनाउंस होने थे वो भी आ चुके हैं। तो थोड़ा सा मुझे बताइए कि ये जो मार्केट इस वक्त इतनी वॉलेटाइल चल रही है, तो क्या वजह है, क्या है। और थोड़ा सा आज की मार्केट पे भी थोड़ा सा आपका ओवरव्यू लेना चाहूंगी जी। देखिए, अगर वीक टू वीक देखें तो 691 पॉइंट्स मार्केट ने लूज किए हैं। और मार्केट ने एक दफा 82,000 का हाई बनाया। उसके बाद से हम देख रहे हैं कि मार्केट में गिरावट थी। फिर इसके बाद मार्केट ने कंसोलिडेट किया, 77,000 पे वापस मार्केट चली गई। वहां जी से भी मार्केट ने कंसोलिडेट किया। मसला है कि मार्केट में देखिए एज सच कोई ऐसी न्यूज भी नहीं है, और थोड़े से वॉल्यूम्स भी ड्राई अप हो गए हैं। थोड़ा सा पॉलिटिकल फ्रंट से भी चीजें ऐसी हम्म थोड़ी सी डिस्टरबेंस लग रही है लोगों को। तो इसी वजह से लोग जो है अपने एक्चुअली जो अगर वॉल्यूम ज्यादा करते तो प्लस देखिए एक 82,000 पे मार्केट गई, उसको वहां से प्रॉफिट टेकिंग भी बनती थी। ऑब्वियसली मार्केट ने बहुत ज्यादा कवर किया। अगर आप पूरे एक साल का एनालिसिस करें कि लास्ट ईयर अक्टूबर पे मार्केट 44,000 पे लेवल पे थी, तो इस इतने लेवल पे मार्केट ने ऑलमोस्ट डबल हो गई है। ऑब्वियसली प्राइसेस भी काफी स्टॉक्स की अगर आप एनालाइज करें तो प्रॉफिट टेकिंग तो ऑब्वियसली बनती है। इन्वेस्टर जो आता है प्रॉफिट टेकिंग करने के लिए भी आता है। एक लेवल पे एक स्टॉक जो है बहुत ऊपर चले जाता है तो उस पर ऑब्वियसली सेलिंग होती है। ऑब्वियसली एक लेवल से ऊपर चले जाता है, कह सकते हैं कि ओवरबॉट हो जाता है या ओवर सोल्ड हो जाता है। तो इस किस्म की चीजें हैं, इसी वजह से हम देख रहे हैं। और प्लस एज सच कोई ऐसी न्यूज भी नहीं आ रही जैसे मार्केट ने सारी चीजें डिस्काउंट कर ली, डिस्काउंट रेट का भी कर लिया। प्लस एक चीज, दो तीन चीजें हैं, जैसे एक तो आईएमएफ का प्रोग्राम यूटिलाइज होगा तो उस पर मार्केट ट्रिगर करेगी। तो ट्रिगर्स की जरूरत है मार्केट को। और प्लस मॉनेटरी पॉलिसी जो है ना वो ज्यादा ट्रिगर करेगी, क्योंकि 1.5 बेसिस पॉइंट या 2 बेसिस पॉइंट अगर 2% मार्केट में अगर डिस्काउंट रेट कम हो जाता है, स्टेट बैंक अगर वो करता है तो वो ड्राइव करेगा। उसकी वजह है कि जो फिक्स में पैसा पड़ा हुआ है तो लोगों को लगेगा कि अब उनको इतना अच्छा रिटर्न नहीं मिल रहा, तो वो मार्केट में आएंगे। ओवरऑल अगर देखें मार्केट में कोई खराबी नहीं है, लेकिन एक प्रॉफिट टेकिंग भी हो रही है। डे ट्रेडिंग अगर आप कहें तो लोग ज्यादा कर रहे हैं और लोग निकल भी जाते हैं अपने लॉसेस भी कट करके। तो एक लेवल भी होता है, उस लेवल पे देखें एक लोग वॉल्यूम्स भी कम रख रहे होते हैं। तो ओवरऑल को खराबी नहीं है, रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, एक्सपेक्टेशन से भी अबव आ रहे हैं। और अगर बिलो आते हैं तो उसका इम्पैक्ट मार्केट ले रही होती है। और बहुत सारी चीजें हैं जो अभी पाइपलाइन में है, जैसे यूएई का ओजीडीसी पीपीएल के शेयर्स है वो फरोख का है। प्लस पीडीसीएल का भी एक है कि वो उनके एसेट्स का जो अगर मटेरियलाइज हो जाएगा तो इन्फ्लोज आ जाएंगे। प्लस एक शिपिंग कंपनी है जो $2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट यहाँ करेगी। तो इन्फ्लोज तो आने के हैं। आप देखें करेंसी भी स्टेबल है, एज सच कोई इसमें इतनी मूवमेंट नहीं है। तो लोगों को पता है कि करेंसी ने अप्रिशिएट करना है, डेप्रिशिएट नहीं करना है। तो ये एक पॉजिटिव एलिमेंट है मार्केट के लिए भी और इकोनॉमी के लिए भी। सही। सर, मुझे ये बताएं कि अभी जैसे मार्केट इस वक्त चल रही है, तो थोड़ा सा मुझे ये बताएं कि लॉन्ग टर्म में जो है कोई सेव इन्वेस्टमेंट बताएं। क्योंकि जो ट्रेडिंग में तो लोगों को जो अभी जो है उसमें तो लोग थोड़ा सा लॉस भी कर रहे हैं। तो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में आप बताएं कि कौन सी सेव इन्वेस्टमेंट रहेगी।
देखिए, अब सबसे पहले तो इन्वेस्टर को देखना है कि उसका गोल क्या है। उसको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स करनी है, ट्रेडिंग करनी है, कि मीडियम टर्म करनी है, कि लॉन्ग टर्म करनी है। हम्म। देखिए, दुनिया भर में होता ही है कि अगर इन्वेस्टमेंट्स आप कर रहे होते हैं तो आप मिक्स ऑफ इक्विटीज हो गया, बॉन्ड्स हो गया, कमोडिटीज हो गया, तो मिक्सचर फंड्स होते हैं। हमारे पास सच को ऐसे फंड्स नहीं है हम्म। जिसमें आपको सारी चीजें मिल जाए, इक्विटी भी मिल जाए, कमोडिटी भी मिल जाए, फिक्स इनकम भी मिल जाए। तो इसलिए लोग मार्केट में भी आ रहे होते हैं, म्यूचुअल फंड के थ्रू भी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे होते हैं। होना ये चाहिए। देखिए, आपने एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स का एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का एक अकाउंट आपने बना लिया, एक मीडियम का बना लिया, और एक लॉन्ग टर्म का। तो उससे क्या होगा, अगर आप तीन किस्म की इन्वेस्टमेंट्स कर रहे होंगे, डे ट्रेडिंग में आप लॉस कर रहे होंगे, लेकिन आप लॉन्ग टर्म में पैसे बना रहे होंगे। उसमें ये कि आपने एनालाइज करना है। सबसे पहले तो आपने सेक्टर एनालिसिस करने है कि अगर इकोनॉमी अगर चल रही है तो उसमें कौन सा सेक्टर जो ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा। फर्स्ट करें, अगर हम कहते हैं कि सीमेंट सेक्टर, अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा तो सीमेंट सेक्टर बेनिफिशियल होगा। इसी हम्म। तरह से हायर इंटरेस्ट रेट में जो बैंक्स होते हैं वो ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं। तो इस किस्म की चीजें, और जो ज्यादातर कंपनीज अगर लेवरेज पे हैं, ऑब्वियसली अगर वो इंटरेस्ट रेट कम होगा तो वो बेनिफिशियल होंगी। तो वो पिक करना पड़ेगा सेक्टर। सबसे पहले तो सेक्टर एनालिसिस होता है कि आप सेक्टर में देखेंगे कौन से सेक्टर में ग्रोथ है इकोनॉमी के साथ, फिर वो सेक्टर से आप उसमें कंपनीज को आइडेंटिफाई करेंगे। अब आइडेंटिफाई किस तरह से करेंगे, लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे स्टॉक्स ले लेते हैं, थर्ड टियर स्टॉक्स ले लेते हैं। वो कहते हैं कि 1 से 2 रुपए या 3 रुपए हो जाएंगे, फिर क्या होता है वो नीचे भी आ जाते हैं, फिर वो उनको लॉसेस हो जाते हैं। तो होना ही चाहिए अच्छे स्टॉक्स। जो एक कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, जब सबसे पहले तो आपको एनालाइज करना है कि डिविडेंड यील्ड क्या है, वो कंपनी जिसमें इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं वो सालाना मुनाफा क्या दे रही है। अगर आपने बैंक में इन्वेस्टमेंट्स की हुई है तो वो बीट कर रही नहीं कर रही, वो भी आपने एनालिसिस करना है। दुनिया भर में ये होता है, आप जो इन्वेस्टर होता है वो सारी चीजें देख रहा होता है, हर एंगल से देख रहा होता है, सेक्टर को भी देख रहा होता है, कंपनी को भी देख रहा होता है, उसके पे आउट भी देख रहा होता है। अब आ जाता है कि पे आउट ठीक है कंपनी दे रही, एक कंपनी है जिसकी इनकम जो है मेन ऑपरेशन से आ रही है, एक अदर इनकम से आ रही है। अदर इनकम में उसको एक दफा गेन हो गया कोई प्रॉपर्टी में, कोई चीज में, तो वो हमेशा नहीं आएगा। तो जो जो भी इन्वेस्टर, उसको ये देखना चाहिए उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट्स करे। सबसे पहले क्राइटेरिया कि इन्वेस्टमेंट्स उसको रिटर्न क्या आ रहा है, डिविडेंड यील्ड उसकी अच्छी है, कंसिस्टेंट है कि नहीं है, 10 या 5 साल का। अब तो बहुत आसान है, स्टॉक एक्सचेंज के डेटा पोर्टल में सारी चीजें अवेलेबल है। अगर 20 साल, 20 साल पुराना, जी, जी सर बोले। 20 साल अगर बैक चले जाए, 20 साल इसमें बैक मसला चले है जाए, ना तो कि हमें वो बस कहती सेक्टर सर को क्या रिकॉर्ड पेन होता से नहीं था। लिखे साइन तो 29,000 चाहिए। जी 29 सर यार पेन से लिखा करो, साइन किया करो, कटिंग का रूल है। हेलो। जी जी, सॉरी, यहाँ पे काइंडली जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि काइंडली आप लोग जो है अपने माइक्स जो है वो ऑफ करें, ताकि जो है वो सेशन में थोड़ी डिस्टरबेंस ना हो। जी सर। जी जी, दो इसमें एक एनालिसिस आप करते हैं, आप देखते हैं पे आउट है, फिर आप देखते हैं कोर इनकम से कंपनी कमा रही नहीं कमा रही, बिजनेस कर रही है। तो आपको ये करना पड़ेगा, अगर आपने 5 सेक्टर से में इन्वेस्टमेंट्स की हुई तो हर सेक्टर से दो दो कंपनीज उठा लें, और 10 कंपनीज में आप टोटल इन्वेस्टमेंट्स करें। उसलिए कि अगर जितनी ज्यादा कंपनीज होगी उनको मॉनिटर करना बड़ा मुश्किल होता है, और 10 कंपनीज होंगे तो उनको मॉनिटर कर सकते हैं, उसमें एनालिसिस कर सकते हो। तो ये सारी चीजें, बहुत सारी फैक्टर्स हैं हाँ जो हम कर कौन सकते से हैं। अब इन्वेस्टर को थोड़ा होमवर्क करना पड़ता है, लेकिन होता ही है कि हम टिप्स पे चले जाते हैं कि ये अगर ठीक है, टिप्स पे आप चले जाते हैं, लेकिन आपने अपना होमवर्क पूरा होना चाहिए आपका। आपको पता होना चाहिए किस कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, क्योंकि वो भी आप पैसा लगा रहे हैं। देखिए, रियल एस्टेट में अगर हम पैसा लगाते हैं तो हम सोचते हैं प्रॉपर्टी ली, तो स्टॉक में भी यही होना चाहिए कि आप होमवर्क पूरा करें और एनालिसिस करके काम करें। जैसे मैंने पहले बताया, आपके पास शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का अकाउंट होना चाहिए और लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। दोनों का अगर आप क्लब इन करें तो आपके जो है ना पोर्टफोलियो ऊपर ही रहेगा। सही। सर, जैसे आपने सीमेंट सेक्टर की बात की कि ये हम सबको पता है कि अगर जो है इंटरेस्ट रेट कम होता है तो, लेकिन इस दफा जो इंटरेस्ट रेट कम हुआ, अभी तक सब इंतजार में ही है कि सीमेंट सेक्टर में जो है वो थोड़ा सा एक बूम आए, लेकिन अभी थोड़ा सा सीमेंट सेक्टर चला, फिर एक न्यूज आ गई उसमें, देन आज फिर हमने देखा कि उसमें जो है काफी सेलिंग थी। तो इसकी क्या वजह थी, क्या है इसका आगे? देखिए, जो पंजाब हुकूमत ने एक लेवी लगाई थी वो कोर्ट में वो चैलेंज हुआ है, तो हम्म। उसकी वजह से भी है। और प्लस देखिए, परफॉर्म करता है। देखिए, उसमें ये होता है कि जब मार्केट परफॉर्म कर रही होती है तो जरूरी नहीं है कि वो सस्टेन भी करे। कुछ लोग प्रॉफिट टेकिंग भी कर रहे होते हैं, कुछ लोग स्टकअप भी होते हैं कि उन्होंने इस लेवल पे ली होती है पोजीशन और वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कि भाई अब नहीं बढ़ रहा तो रेट आ गया, हम निकल जाए। तो ये मार्केट देखिए, इंटरनेशनल मार्केट में कहीं भी आप दुनिया में कहीं भी आप ऑनलाइन काम कर सकते हैं। तो यू नेवर नो कहाँ से सेलिंग आ जाए, कहाँ से बाइंग आ जाए, ठीक है ना। हमें तो अपनी फिक्र करनी चाहिए, इन्वेस्टर को तो अपनी फिक्र करनी चाहिए कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना है।
और वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स को किस तरह से प्रोटेक्ट करता है, किस तरह से इन्वेस्टमेंट्स करता है और क्या रिटर्न बना रहा होता है। जैसे मैंने पहले बताया कि 10 कंपनीज अगर आप कर लेते हैं तो 10 कंपनीज में ट्रैक करना इट्स वेरी इजी। तो आपको पता होगा कि वो स्टॉक कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है। अगर आप 50-60 कंपनीज में अगर इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं या 30-40 में कर रहे हैं तो उनको मॉनिटर, देखिए अल्टीमेट गोल क्या है, यू हैव टू मेक मनी। स्टॉक मार्केट में आप पैसा क्यों लगा रहे होते हैं कि आपको पैसा बने, तो पैसा बनाने के लिए थोड़ा होमवर्क भी करना पड़ता है और थोड़ा पेन भी लेना पड़ता है और थोड़ा एनालिसिस भी करना पड़ता है। तो अपना होमवर्क अगर आप करते हैं, देखिए आपको कोई शेयर जरूर करेगा, ये ले लो वो ले लो, लेकिन आप अपने अपनी एनालिसिस करेंगे तो आप ज्यादा सही तरीके से चलेंगे। ठीक है, आप किसी की सुन लें लेकिन करना आपने ही है, क्योंकि वो आपकी जेब से पैसा जाएगा, आएगा और जाएगा, आपकी जेब में ही आएगा। सही, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, यहाँ पे जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, उनसे मैं कहूंगी कि अगर उनके कोई सवालात हैं तो आप अपने सवाल कर सकते हैं। आप लोग जो है अपने रेज हैंड करके जो है आप हमें बताएं, किसी के कोई सवाल हैं तो वो सवाल आप जो है कर सकते हैं। और इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहूंगी जितने भी हमारे दिखने वाले हैं कि आप जो है अगर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, जो यहाँ डिस्क्रिप्शन में जो है आपको दिया हुआ है। तो अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। अच्छा, सर आप जरा मुझे ये बताएं कि जैसे इंडेक्स है इस वक्त 80,000 से जो है अभी 3,000। अस्सलाम वालेकुम। जी, जी हाँ। अनीस आबिद साहब, जी 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 सर, सवाल कीजिए। वालेकुम सलाम। रिस्पेक्टेड सर, मेरा एक सिंपल क्वेश्चन है कि कल इंशाल्लाह आपको की BYD जो है वो इसके सिलसिले में न्यूज़ है, प्लस आज इसकी बुक क्लोजिंग भी 26.8 की आई है और वॉल्यूम भी जनरेट हुआ है। यहाँ से आपको आपको कैसा लग रहा है? जज़ाकल्लाह। देखिए, अगर पर्टिकुलर स्टॉक की बात करेंगे तो मैं इसका एनालिसिस बिल्कुल नहीं देता हूँ, क्योंकि ये रिसर्च की बंदे की काम होता है। वो आपको, मैं एज अ कंपनी का सीईओ हूँ और ये अगर देखा जाए तो एथिकली मॉरली भी मेरे डोमेन में नहीं आता, क्योंकि मैं रिसर्च का बंदा नहीं हूँ। ओवरऑल मैं आपको पिक्चर बता सकता हूँ कि ठीक है, सॉरी आपके पास सॉरी, पॉजिटिव मुझे न्यूज नहीं है। पता था। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। नहीं नहीं, कोई मसला नहीं, लेकिन इसमें अगर आप देखें तो देखिए, अब आप इन्वेस्टर हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, आपने लॉन्ग टर्म सोचना है कि ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग में जाएगी आगे। अभी तो इंपोर्ट होंगी ये BYD की इलेक्ट्रिक कार्स, फिर आगे जाके पाकिस्तान में बड़ा स्कोप है। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए तो बहुत अच्छा स्टॉक्स है। लेकिन एज सच प्राइस वाइज मैं एज सच आपको कुछ नहीं बता सकता, लेकिन ओवरऑल आपको पिक्चर बता दूंगा, क्योंकि जो न्यूज़ है पॉजिटिव न्यूज़ है। ऑब्वियसली जो पॉजिटिव न्यूज़ होती है तो स्टॉक अच्छा परफॉर्म करता है। सही। जी, किसी और का कोई सवाल है तो आप लोग अपने सवाल कीजिए। जी उसामा। अस्सलाम वालेकुम यूनुस भाई। जी वालेकुम। हाँ, वैसे मुझे थोड़ा सा एक क्वेश्चन था कंपनी के रिलेटेड। जैसे यूनिलीवर हमारे पास अब वो डीलिस्ट हो चुकी है और पाकिस्तान सुजुकी भी डीलिस्ट हो चुकी है। अब डीलिस्टिंग के लिए मिनिमम था कि 90% वो शेयर एक्वायर कर लेते हैं तो वो डीलिस्ट हो जाते हैं ना। ऐसा ही था सर, आई एम राइट? तो अब उसमें ये हो गया, अब जो 10% शेयर होल्डर रह गया है मुझे नहीं देनी वो कंपनी। अब यूनिलीवर अच्छी कंपनी है, मुझे क्यों दूं मैं उनको वापस? वो पाकिस्तान में आए तो उन्होंने मुझसे पैसा रेज किया था, तो अब मुझे नहीं बेचना वो। तो उसके लिए मैं उस कंपनी में कुछ इन्फ्लुएंस रख सकता हूँ या नहीं रख सकता? या जैसे वो डिविडेंड देंगे तो मुझे मिलेगा? देखिए बिल्कुल मिलेगा। मैं खुद इत्तेफाक से, मेरे पास भी अपने होल्डिंग है, ऐसी कंपनीज मेरे पास भी हैं जो डीलिस्ट हुई है, लेकिन मैंने उसको नहीं दिया है। आपका राइट है, आप शेयर होल्डर हैं, 10% भी है, लेकिन स्टिल यू हैव राइट, और आपको डिविडेंड भी मिलेगा। और आप चाहें तो उनसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, ऐसे नहीं है क्योंकि आप शेयर होल्डर हैं। 90% स्टिल कंपनी ने अगर डीलिस्ट करके अपने शेयर्स वापस ले लिए, इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी लाइबिलिटी नहीं है। 10% स्टिल आप होल्ड करते हैं और आप शेयर होल्डर हैं। लिस्टेड नहीं है तो यही है कि उसकी ट्रेडिंग नहीं हो रही है ना, लेकिन उसका मुनाफा तो आपको बिल्कुल मिलेगा। और आपका राइट है, आप उनसे कुछ भी पूछ सकते हैं और अपने पास रख सकते हैं जब आप चाहें। लेकिन उसमें ये होता है कि कभी कभी कंपनीज क्या होती है कि वापस से ऑफर भी कर रही होती हैं। जैसे रैकेट एंड कोलमैन ने एक जमाने में एक प्राइस दी थी, इसके बाद भी उन्होंने शेयर होल्डर्स को अप्रोच किया कि भाई हम ये प्राइस तो अब ले रहे हैं, जो पिछली प्राइस से ओवर प्राइस पे भी ले रहे होते हैं, अगर उनको खत्म करनी है। लेकिन ये इसमें ये होता है, देखिए स्टॉक एक्सचेंज में कंपनीज क्यों आती है, लिस्ट कराने इसलिए आती है, उनको पैसा चाहिए होता है और सबसे आसानी से पैसा मिल जाता है। जिस तरह से अभी हायर इंटरेस्ट रेट थे तो उसमें तो बड़ा आसान था, क्योंकि आप कैपिटल मार्केट में आए और पैसा ले लें। बैंक से बोरो करने जाते हैं तो आपको
50 चीजें देनी पड़ती हैं। शेयर होल्डर आता है, वो आपको पैसे दे रहा होता है। और फिर उसमें ये अलमिया ये भी है कि कुछ कंपनीज जो है डीलिस्ट भी डिफॉल्टर में भी चली गई हैं, ना डिविडेंड दे रही थी ना कुछ दे रही थी। तो उसमें स्ट्रिक्ट मेजर्स होने चाहिए, शेयर होल्डर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। मैं ये कहूंगा माइनॉरिटी हो मेजोरिटी हो जो भी हो, उसका इंटरेस्ट को हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। और स्टॉक मार्केट में अगर इन्वेस्टर आता है तो क्यों आता है? वो अपना पैसा लगा रहा होता है, वो अपनी इन्वेस्टमेंट ला रहा होता है। तो मैं यही कहूंगा कि इवन जितनी भी कोई प्रोग्राम्स देख रहे हैं, स्टेक होल्डर्स देख रहे हैं, तो उनको ये करना चाहिए, इन्वेस्टर्स को हमें प्रोटेक्ट करेंगे तो वो और इन्वेस्टमेंट आएगी। अदरवाइज अगर इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो इन्वेस्टमेंट मार्केट में नहीं आएगी। जी। आ, यहाँ पे जी यूसम, आपका कोई और सवाल है? और सर एक छोटी सी और चीज मुझे पता करनी थी। अब हमें किसी कंपनी में होल्डिंग लेनी है, जैसे आप एग्जीक्यूटिव, मैं आना चाहता हूँ, मुझे कितने परसेंट शेयर चाहिए होंगे उस कंपनी के कि मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में उनके पास हम लोग आ जाएं? देखिए, डिपेंड करता है कि अब कंपनी की, हर कंपनी की अलग होल्डिंग है। अब मैं एज सच तो आपको नहीं बता सकता। अगर आपने मैनेजमेंट टेक ओवर करना है तो फिर आपको 49% आपके पास होनी चाहिए। और अगर डायरेक्टर बनना है, अब मुझे नहीं पता किस कंपनी में आप जाएंगे। अगर बहुत बड़ी कंपनी, उसका बहुत बड़ा फ्लोट है, तो आपको ज्यादा शेयर्स लेने पड़ेंगे। अगर छोटी कंपनी है, उसकी छोटी स्क्रिप्ट, उसके आउटस्टैंडिंग शेयर्स कम है, तो फिर कम लेना पड़ेगा। तो वो तो आपको खुद होमवर्क करना पड़ेगा और आपको देखना पड़ेगा। उसकी अवेलेबिलिटी होती है, एसएससीबी से भी मिल जाएगी, इवन जो बैलेंस शीट में भी पता चल जाता है कि कितने शेयर्स हैं कंपनी के और कितनी, किस 10 रुपए के हैं, 5 रुपए के हैं। तो वो सारी चीजें बैलेंस शीट्स में भी अवेलेबल होती हैं और आप चाहें तो फर्दर भी इन्वेस्टिगेट करके एक्सचेंज से भी ले सकते हैं। तो ये इसका पूरा एक वो है, रूल है। तो उस हिसाब से आपको होता है। और जैसे स्टॉक एक्सचेंज में भी एक बंदा ट्रेड कर रहा होता है, उसकी यूआईएन की लिमिट होती है, वो एक्सीड नहीं कर सकता पर यूआईएन। अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो एक यूआईएन वाइज होती है और एक ब्रोकर वाइज भी होती है कि ब्रोकर के पास जितने भी क्लाइंट्स हैं वो इतनी होल्डिंग ले सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं ले सकते। तो ये सारे कानून बन गए, पहले नहीं होते थे। तो इससे ये कि ट्रांसपेरेंसी काफी आ गई। तभी आप देख रहे हैं कि बाहर से भी इन्वेस्टमेंट्स क्यों आ रही होती है, क्योंकि आप इन लाइन विद इंटरनेशनल मार्केट है। जी। जी यूसम, आपका और कोई फर्दर सवाल है? नहीं सर, बहुत थैंक यू, थैंक यू। चले। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी ऑनवर्ड आपको किस सेक्टर के अंदर पोटेंशियल नजर आ रहा है? मैं आइटम नहीं पूछ रहा हूँ, आई अंडरस्टैंड कि आपकी लिमिटेशन, बट सेक्टर, जजाकल्ला। जी बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। देखिए, सेक्टर वाइज अगर जैसे फ्यूचर गोइंग फॉरवर्ड आप लग रहा है कि मॉनेटरी पॉलिसी में ईजनिंग फर्दर होगी, तो सीमेंट सेक्टर है। और प्लस पर्टिकुलर अगर आप देखें जो भी कंपनीज लेवरेज पे हैं, ऑब्वियसली उनकी फाइनेंशियल कॉस्ट कम होगी। तो वो हमें उसको आपको एनालाइज करना पड़ेगा। अब वो सीमेंट में भी हो सकती हैं, वो टेक्सटाइल में भी हो सकती हैं। तो उससे क्या होगा, उनके रिजल्ट्स में फर्क पड़ेगा, उनकी फाइनेंशियल कॉस्ट कम होगी तो ऑब्वियसली उनकी अर्निंग्स बढ़ जाएंगी। जब अर्निंग्स बढ़ेंगी तो उसका रिफ्लेक्शन स्टॉक मार्केट में आता है। जब अर्निंग्स अच्छी आती हैं तो आप देखते हैं स्टॉक जो है परफॉर्म कर रहा होता है। बहुत आसान सा है। प्लस इसमें ओवरऑल आप देखें तो जो ऑयल सेक्टर है उसमें भी है, जैसे आप पर्टिकुलर देख लें, उसमें भी फर्दर जो है यूएई को भी फरोग कर रही है हुकूमत। तो वो भी स्टॉक्स में भी आप देख सकते हैं, उसमें भी इंटरेस्ट आ सकता है। जब वो डीलिस्ट होंगे या गवर्नमेंट उनको देगी, शेयर्स देगी, तो वो उसमें भी बाइंग मार्केट में आ सकती है। ओवरऑल जैसे मैंने पहले बताया कि आपको ये करना पड़ेगा कि 10 कंपनीज आप उठा लें और 5 सेक्टर में आप डिवाइड करते हैं। उसकी वजह ये है कि देखिए, एक सेक्टर में आप काम करेंगे और अगर उसमें कोई बैड न्यूज आ जाती है तो आपका पूरा पोर्टफोलियो नीचे आ जाएगा। अगर आप 5 सेक्टर में उसको करते हैं तो आप डाइवर्सिफाइड हो जाएंगे। तो उसमें ये होगा, अगर आपने किसी ने 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की हुई और 5 सेक्टर में की हुई और 10 कंपनियों में की हुई है, तो मोस्ट लाइकली वो नीचे नहीं जाएगा। उसमें तो 5 सेक्टर में से 3 सेक्टर परफॉर्म कर रहे होंगे, दो नहीं कर रहे होंगे, या 3 कर रहे होंगे तो दो नहीं कर रहे होंगे, एक कर रहा होगा या 4 कर रहे होंगे। तो ये होगा डिवर्सिफिकेशन जो कहते हैं ना। उसकी वजह ये है कि उससे आपकी चीजें बेहतर रहती है। लेकिन वही क्राइटेरिया है कि आपने वो देखने हैं, अच्छे स्टॉक्स देखने हैं जो डिविडेंड यील्ड जिनकी ज्यादा है, जिनकी परफॉर्मेंस है, जैसे मैंने पहले बताया है कि वो अच्छे डिविडेंड दे रहे हैं और उनकी आपने अर्निंग्स भी देखी, अर्निंग आ रही है। तो सारी चीजें हैं। इसलिए होता है कि आपका पोर्टफोलियो जो है ना एक लेवल पे मेंटेन रह रहा हो। सर ये जून क्लोजिंग के तो बैंक्स के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं और भी जो आएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस, लेकिन ऑनवर्ड क्योंकि इंटरेस्ट रेट अब डाउन हो रहे हैं, तो आगे आपको बैंकिंग सेक्टर कैसा लग रहा है?
जज़ाकल्लाह। देखिए आप इसमें अब सबसे बड़ी बात आप एनालाइज करने की जरूरत है। ज्यादातर बैंकिंग सेक्टर ने लेंड किसको किया हुआ है? गवर्नमेंट को किया हुआ है, पीआईबीज में, ट्रेजरी बिल्स में। तो वो उनके डिफॉल्ट्स तो होंगे नहीं। जैसे इतनी इस लेवल पे, जिस लेवल पे इंटरेस्ट रेट था, अगर आप प्राइवेट अगर लेंडिंग की होती तो काफी डिफॉल्ट्स आते। तो ज्यादातर गवर्नमेंट ने जो बोरिंग की हुई है लोकल बैंक से की हुई है, तो एक वो वजह भी है, उसकी वजह से भी इनकी इनकम ऊपर है। और प्लस देखिए स्प्रेड जो होते हैं ना, दुनिया भर में अगर आप पूरी रीजन से भी कंपैरिजन करें तो बैंकिंग की स्प्रेड्स बहुत ज्यादा है पाकिस्तान में। जो डिपॉजिटर को वो रेट नहीं मिलता जो बैंक कमा रही होती। तो 4 से 5% का स्प्रेड है, हाई स्प्रेड होता है। और डिपॉजिट्स भी देखिए, अब डिपॉजिट जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रही है, बैंकिंग लोग कर रहे हैं। आप देखें कुछ बैंक्स के मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन उन्होंने बड़े अच्छे प्रॉफिट्स डिक्लेयर्ड किए हैं। तो उसकी वजह है कि लोग देखिए, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो बैंकिंग भी बढ़ेगी, बिजनेस बढ़ेगा तो बैंकिंग भी बढ़ेगी। तो ये कि इतने को खास डाउन नहीं होंगे, लगता नहीं है कि। देखिए फिर भी क्योंकि प्राइवेट सेक्टर, अगर बैंक गवर्नमेंट अगर लेंडिंग नहीं हो रही तो प्राइवेट सेक्टर भी तो बैठा है ना। जिस तरह से अगर इंटरेस्ट रेट नीचे जाएगा तो आप देखेंगे और बोरोइंग होगी, क्योंकि लोग अगर 15-16% पे आएगा तो फिर लोग बोरो करके भी काम करेंगे, क्योंकि स्प्रेड कम हो जाएगा ना। क्योंकि अगर 24% पे अगर आप बोरो करके काम करेंगे और मार्केट में आपको क्या रिटर्न मिलेगा? तो एक जमाने में अगर आप चले जाए 15-20 साल पहले, रेट्स बहुत ज्यादा होते थे, तो उसमें भी मार्केट में काम होता था। ऐसे नहीं है हाई इंटरेस्ट रेट पे कम, लेकिन वो ये कि इकोनॉमी में ग्रोथ होनी चाहिए, इकोनॉमी चल रही हो। अगर इकोनॉमी चोक होगी या नहीं चलेगी तो कोई भी सेक्टर परफॉर्म नहीं करेगा, कोई भी सेक्टर, कोई भी कंपनीज जो लिस्टेड है वो भी परफॉर्म नहीं करेंगी। लेकिन ओवरऑल आप देखें, हमारी जो मार्केट, एक साल का एनालिसिस करें, अगर एक साल पीछे चले जाएं जब हालात खराब थे, इसके बावजूद भी कंपनीज परफॉर्म कर रही थी। इसलिए कि आपकी पॉपुलेशन है, लोगों ने चीजें तो इस्तेमाल करनी है ना। तो ऑब्वियसली जो लिस्टेड कंपनीज है, खासतौर पर फूड सेक्टर है, वो भी चल रहा है। तो वही वाली बात है कि आपको एनालिसिस प्रॉपर आपकी होगी तो आप पैसे बनाएंगे। वही वाली बात है, किसी की बातों में मत आए। लोग क्या करते हैं कि कहते थे ये ले लो वो ले लो। अगर कोई कहता है ले लो तो भाई बता दो क्यों ले लो, उसकी रीजन बताओ, उसका कोई रैशनल बताओ। अदरवाइज तो आप अपने, आपकी इन्वेस्टमेंट है, आप अपनी इन्वेस्टमेंट को खुद प्रोटेक्ट करें। बिल्कुल। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सर। हम्म। अच्छा, यहाँ पर रजा आपके भी सवाल हैं, काइंडली आप अपना सवाल कीजिए। अच्छा, यहाँ पर सर एक सवाल मैं ये करना चाहूंगी कि जैसे 80,000 जो है इंडेक्स था, फिर अभी 3,000 जो है वो कम हुआ है। तो जो छोटी आइटम्स हैं, जैसे उनके रेट 1-2 रुपए थे और अब वो एकदम से 8-10 रुपए चले गए, तो उसमें आप क्या कहेंगे कि काम करें नहीं करें? क्या क्या आप सजेस्ट करेंगे इन छोटी आइटम्स में? देखिए छोटी आइटम्स में एक रिस्क भी होता है। अगर एक लेवल से आगे, इतने ऊपर लेवल पे आ गए, एंड ऑफ द डे आप मुझे बताएं आपको इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न क्या मिलेगा? कोई डिविडेंड यील्ड है? कोई मुनाफा मिलेगा? नहीं मिलेगा। सिर्फ कैपिटल गेन के लिए आप ले रहे हैं, कैपिटल गेन का कैपिटल लॉस भी हो सकता है। देखिए रिस्क एंड रिवॉर्ड है, हायर रिस्क हायर रिवॉर्ड। तो वही वाली बात है, अगर आप कहते हैं कि ठीक है मुझे रिस्क लेना है। अब एक बंदा 30-35 साल का होता है वो रिस्क लेता है, एक 60 साल का या 50 साल 55 साल का बंदा वो रिस्क नहीं लेता, क्योंकि ऑब्वियसली उसके पास टाइम नहीं है कि अपनी इन्वेस्टमेंट वापस से बनाए। और तो वो ऑब्वियसली वो रिस्क नहीं लेगा। रिस्क लेने वाला जो 25-30 साल का बंदा है वो रिस्क ले लेगा। वो कहेगा ठीक है 1 रुपए का स्टॉक है, 2 रुपए हो जाएंगे, नहीं तो 1 रुपए की जगह 50 पैसे हो जाएगा। तो रिस्क वाली बात है। और मैं ऐसा रेकमेंड तो किसी को नहीं करूंगा। लेकिन वही वाली बात है, जैसे मैंने आपको बताया कि आपने पूरे 6 महीने या साल का उसका रिकॉर्ड भी देखना है। अगर ये छोटे स्टॉक से उनकी 5 साल की हिस्ट्री उठा के देख लें कि 5 साल में वो स्टॉक कहाँ था, अभी किधर है, और उसने कुछ मुनाफा दिया ही नहीं दिया, और उसमें रिस्क तो नहीं है। देखिए ऐसी कंपनीज डीलिस्ट भी हो सकती हैं, डिफॉल्टिंग काउंटर में भी जा सकता है। तो अगर डिफॉल्टिंग काउंटर में चली गया तो ट्रेडिंग बंद हो जाएगी, ट्रेडिंग बंद हो जाएगी तो आपके पैसे तो बिल्कुल स्टक अप हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें देखिए, रिस्क लें ठीक है। अगर एक बंदे के लाख रुपए का पोर्टफोलियो 10 लाख का है, उसमें 50,000 का रिस्क ले सकता है कि ऐसे स्क्रिप्ट ले ले, उसको रिस्क लेना है। अब रिस्क तो वही जो इंडिविजुअल है उसकी कैपेसिटी कैपेबिलिटी है, उसकी अपनी डिस्क्रिप्शन है कि वो क्या कहे, लेना है उसको, रिस्क लेना है कि नहीं लेना है। देखिए प्रॉफिट बनेगा, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, वही वाली बात है, नॉर्मल फिनोमिना। नहीं। अच्छा सर, जी यहाँ पे किसी का सवाल है, कोई सवाल करना चाहते हैं तो आप कर लें। रजा आपका सवाल था, काइंडली आपने मुझे मैसेज किया था, तो आप अपना सवाल कर लीजिए, क्योंकि ये सेशन है तो इसमें बेहतर है कि इंटरेक्शन के थ्रू सवाल हो तो ज्यादा अच्छा है जी। अस्सलाम वालेकुम सर। शिवांश। सर मुझे सुनहरी बैंक के अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल नजर आता है 10 रुपए से। और मैंने 10 रुपए से इसके अंदर एक बहुत अच्छी क्वांटिटी जो है वो मैंने इन्वेस्ट की हुई है।
और इसके मैंने फाइनेंशियल्स वगैरह भी देखे हैं जो काफी अच्छी ग्रोथ पे हैं। तो इस वक्त भी वो काफी बड़ा हुआ है, 15 रुपए तो हो गया तकरीबन। तो मेरी एक्सपेक्टेशन तो 20 प्लस है। तो आपको इसके अंदर फ्यूचर के अंदर कुछ लगता है? मैंने स्टेप वाइज इसलिए पूछा कि मेरी स्पेसिफिकली बैंक्स तो सारे बढ़ चुके हैं, तो ये मेरे ख्याल से काफी नीचे रह गया है। एक ये पूछना था, और दूसरा मुझे पूछना था, दीवान फारूक मोटर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का उसने लाइसेंस अप्लाई किया हुआ है, मेरे ख्याल से उसका अप्रूवल आया नहीं है अभी तक। लेकिन वो कुछ गाड़ियां वगैरह बनाने वाला है ईवी की, और उसके अंदर सिंध गवर्नमेंट भी कुछ जो है वो टैक्सीज वगैरह इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के अंदर लाने वाली है, जो मुझे इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से मैं पूछ रहा हूँ। तो आया आपको उसके अंदर ग्रोथ नजर आती है, या फिर ये ऐसे ही है? क्योंकि ग्रुप तो थोड़ा सा इतना ज्यादा स्ट्रांग मुझे नजर आता नहीं है अपने प्रीवियस उस रिकॉर्ड के हिसाब से। तो थोड़ा सा गाइड कर देंगे प्लीज इसके अंदर? थैंक यू वेरी मच। देखिए, इसमें फिर आपने पर्टिकुलर स्टॉक की बात की थी, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें सुनहरी बैंक, अगर आप देखें 8-9 रुपए पे भी ट्रेड होता था, अभी अच्छे अच्छे रेटों पे ट्रेड हो रहा है, और उसका मेरे ख्याल में डिविडेंड यील्ड भी होता है, वो अच्छा है। तो बुरा नहीं है, स्टॉक आप रिटेन कर सकते हैं, लेकिन ऐसे कोई नहीं बता सकता कि ये कौन से स्टॉक किस लेवल पे चले जाएगा। देखिए, कोई बॉटम भी नहीं बता सकता, कोई हाई भी नहीं बता सकता। कि मैं अगर कह दूं कि ये 50 रुपए पे चले जाएगा, और मैं कह दूंगा ये 10 रुपए पे चले जाएगा, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। लेकिन उसमें ये मैं आपको एडवाइस ही करूंगा कि आप डेटा पूरा जो है उसका 5 साल का डेटा देख लें, और उसमें पूरी आपने जैसे आपने बताया कि बैलेंस शीट आप देख रहे हैं, तो आपने कोई डिसीजन ली है, ऑब्वियसली कुछ कंसिडरेशन करके डिसीजन ली होगी, तभी आप एक्यूमुलेट कर रहे हैं। तो विश यू गुड लक इन दिस। और प्लस से दीवान मोटर के बारे में देखें, जो अगर लाइसेंस के बारे में काफी कंपनीज जैसे हप्को भी है और भी हैं, वो सब आ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक। देखिए, गाड़ियों का बड़ा रुझान है, दूसरी गाड़ियां जो आ रही हैं सारी वो भी चल रही है, लेकिन इलेक्ट्रिक का तो आगे जाके रेवोल्यूशन है कि इलेक्ट्रिक कार्स पे तो आगे है, क्योंकि काफी मार्केट बड़ी है, और लोग भी आगे जाके। अब वही बात है कि प्राइस, वो प्राइस क्या होगी, कौन सी जो कंपनी है वो प्राइस क्या रखेगी, किस तरह से वो मार्केट को कैप्चर करेगी, इट्स वेरी डिफिकल्ट, और उसको प्रिडिक्ट करना इतना आसान नहीं है। लेकिन लाइसेंस मिल जाएगा तो ऑब्वियसली जैसा आप बता रहे हैं, तो वो ऑब्वियसली उसमें एक स्पार्क आ सकता है, एक जैकअप प्राइसेस हो सकती है। लेकिन स्टिल वो आपकी अपनी डिस्क्रिप्शन है कि आपने वो चूज किया है, आपने कोई कंसिडरेशन की होगी, आपने सारी चीजें देखी भी होंगी। ऑब्वियसली आप जिस तरह से बता रहे हैं, तो आपके पास काफी मुझे लग रहा है कि फाइनेंशियल नॉलेज भी है, तो आप उसको देख भी सकते हैं। तो विश यू गुड लक। लेकिन इसमें ये है कि डिवर्सिफाई करना चाहिए। मैं जैसा, अगर आपने अपने पोर्टफोलियो में और भी अगर स्टॉक्स लिए हुए हैं, तो मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि आप थोड़ा सा, अगर एक बैंक का स्टॉक लिया हुआ है, तो किसी और बैंक के स्टॉक में भी आप थोड़ा सा अपना पोर्टफोलियो को डिवर्सिफाई करें। जिस तरह से आपने दीवान मोटर की बात की, इस तरह से कोई और कंपनी में भी आप डिवर्सिफाई करें। तो एक ही कंपनी में अगर आपने होल्डिंग रखी हुई है, तो मैं आपको एडवाइस नहीं करूंगा। मैंने जैसे पहले भी प्रोग्राम में बताया कि डिवर्सिफिकेशन में होता है कि कंपनी नीचे चली जाती है तो दूसरी कंपनी ऊपर चले जाती है, तो आपका पोर्टफोलियो एंड ऑफ द डे बैलेंस रहता है। जी जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा सर, यहाँ पर मैं एक सवाल ये करना चाहूंगी कि जैसे गेन टैक्स जो है फाइलर और नॉन फाइलर के सेम कर दिए, तो जो अभी डिविडेंड आएंगे उनमें जो टैक्स है वो नॉन फाइलर और फाइलर का एक होगा। थोड़ा सा इसके हवाले से थोड़ा बता दें। देखिए, इसमें एज सच कुछ नहीं है, वो सिर्फ कैपिटल गेन की बात हुई है। हम्म। डिविडेंड पे तो वही है, एज सच कोई ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है जो उसमें आया ही नहीं है। ये बात सही है आपकी कि कैपिटल गेन, उसी वजह, उसकी वजह ये कि जो नॉन फाइलर होता है ना, उसका इतना बड़ा क्वांटम नहीं है, वो क्या टैक्स दे देगा। छोटे छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं जो फाइलर नहीं भी बनते हैं, अगर हाउस वाइफ है, स्टूडेंट है, उसकी लाख हम्म। 2 लाख की इनकम है, या लाख रुपए का उसने पोर्टफोलियो लिया हुआ है, तो उसमें वो क्या टैक्स दे देगा। कैपिटल गेन तो इतना बड़ा बनेगा नहीं। तो ये हमारी स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन ने भी, मैं भी स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन का भी नुमाइंदा हूँ, तो हम्म। उसमें भी हूँ। तो हमने वो कहा था कि भाई ये कंसिडरेशन करें कि छोटे जो इन्वेस्टर हैं, उनको नॉन फाइलर हैं, उनको थोड़ा सा एडवांटेज दिया जाए। देखिए, वो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स ही मार्केट में आते हैं। देखिए, छोटे छोटे करके बहुत सारे इन्वेस्टर्स बन जाएंगे। ठीक है, बड़े इन्वेस्टर की सिग्निफिकेंस होती है, लेकिन हमें लोगों को एजुकेट करना है, जो स्मॉल साइज इन्वेस्टर्स हैं, जो अपनी छोटी छोटी सेविंग करके इन्वेस्टमेंट्स करना चाह रहे हैं, उनको हमने एनकरेज करना है, उनको मोटिवेट करना है। लोग समझते हैं कि मार्केट में पैसा लगाने से मार्केट में पैसा डूब जाएगा, ऐसी बात नहीं है। हम्म। अगर आप सही तरह वर्क करके पैसे लगाएं, इन्वेस्टमेंट्स करें, और जैसे मैंने पहले बताया, इस तरीके से हम चलेंगे, तो आप पैसा बना सकते हैं। ऐसे नहीं है, लोगों ने पैसे बनाए हैं और लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स की हैं, लेकिन थोड़ी सी पेशेंस चाहिए। देखिए, होता ये है कि जो नया इन्वेस्टर है ना, बहुत जल्दी वो घबरा जाता है। मार्केट घटती है तो घट गई। देखिए, मार्केट घटेगी फिर बढ़ेगी भी, ऐसे नहीं, रिबाउंड भी करती है। यही मैं आपको बता रहा हूँ, एक जमाने में 53,000 का मार्केट का लेवल था, फिर देखे ना मार्केट ने वो लेवल को ब्रेक किया। तो मार्केट ब्रेक करेगी, लेकिन पेशेंस होनी चाहिए, सब्र होना चाहिए। मतलब है कि सबसे पहला क्राइटेरिया जो मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स कर रहा होता है, वो इन्वेस्टमेंट्स लगाएं जिसकी 1 या 2 साल तक आपको जरूरत नहीं है। अगर आप कहते हैं मैं 3 महीने में मेरे पास पैसे फारिग पड़े, मैं पैसे लगा लूं और हम्म। मैं उसको डबल कर लूंगा,
6 महीने में या 3 महीने में। हो सकता है आपने 3 महीने में आपने स्टॉक 3 महीने का विजन रखा हुआ है, आपने कोई स्टॉक लिया और नीचे चले गया और 1 साल तक ऊपर नहीं जाएगा, तो आप क्या करेंगे? तो ये क्राइटेरिया ये होता है, जो जिसने भी इन्वेस्टमेंट्स करनी है सोच समझ के करे कि इक्विटी मार्केट में देखिए एक कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसी आ गई उस सेक्टर में, वो कंपनी नीचे चले जाएगी, उस पर कोई टैक्सेशन लग गया, तो ये जो है इन्वेस्टर को, इक्विटी मार्केट बहुत रिस्की इन्वेस्टमेंट्स होती है, उसमें पैसा भी बनता है, पैसा डूबता भी है। तो देखभाल के इन्वेस्टमेंट करें, हर एक से देख कंसल्टेशन करें, जो अगर नहीं कर सकता है, जिसके पास नॉलेज नहीं है, मैं उसको एडवाइस ही करूंगा वो म्यूचुअल फंड के थ्रू जाए। वो अपनी, अगर उसके पास इतनी नॉलेज नहीं है तो खुद नहीं कर सकता, तो म्यूचुअल फंड को की सर्विसेज को अवेल करे। सही। बिल्कुल। यहाँ पर किसी का कोई सवाल है तो काइंडली आप लोग अपना सवाल कर लें, क्योंकि अब सेशन जो है इख्तिताम की तरफ जा रहा है, थोड़ा सा टाइम बचा है। किसी का कोई सवाल है तो काइंडली आप लोग अपना सवाल कर लें। अच्छा सर। अस्सलाम वालेकुम। जी। जी उसामा। सर मैंने आप एक बैंकिंग सेक्टर में अभी देख रहा था, बैंकिंग सेक्टर के अलावा मैं ना गवर्नमेंट ओन कंपनीज का देख रहा था ना। तो अ, जैसे एनबीपी देख, नेशनल बैंक, उसकी बहुत ज्यादा अर्निंग है। 1.8 समथिंग की पी रेशियो पे चल रहा है, 24 रुपीज की अर्निंग लेता है, 1 ट्रिलियन रुपीज की उसकी सेल्स आ रही हैं। तो वो एंड में अपने शेयर होल्डर्स को ऐसा फायदा क्यों नहीं दे दे पा रहा कि काफी अर्से से वो बस सिर्फ एक ही रेंज में कछुए की चाल ही चल रहा है। तो जब तक प्राइस में रियलाइजेशन नहीं होगी तो इन्वेस्टर को फायदा नहीं होगा उससे। और एक तो गवर्नमेंट इतना वो पैसा कर क्या रहे हैं, मैं तो इस बात पे सोच रहा हूँ। देखें, बिल्कुल आपने बात सही है। देखिए, एक कंपनी होती है, अगर वो अर्निंग करती है, अब उसकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है, उनकी डिस्क्रिप्शन होता है कि वो क्या अनाउंसमेंट करेंगे, वो रिजर्व में रखेंगे पैसा, ये फर्दर क्या करेंगे, वो हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन वही वाली आपकी बात सही है, लेकिन इसमें पहले रिस्ट्रिक्शंस भी थी। मेरे ख्याल में अब आने वाले दिनों में हो सकता है कुछ डिविडेंड्स मिल जाए, इतनी जो अर्निंग्स पड़ी हुई है। पहले एक जमाने में देखिए, अब बोनस पे भी टैक्स लग गया, उसकी वजह से भी एक इशू आता है कि बोनस अगर कंपनी पहले दे देती थी एक जमाने में, अगर आप चले जाए 15-20 साल पहले, तो कंपनीज बोनस भी दे देती थी, तो बोनस से भी क्या होता था, तो शेयर होल्डर को कुछ ना कुछ मिल जाता था। अगर आपके पास बस करें 1,000 शेयर पड़े या 30-40% बोनस अनाउंस हो गया है, तो आपकी होल्डिंग बढ़ जाती है, तो इनडायरेक्टली आपको एक तरह से स्प्लिट होता था, प्रॉफिट हो जाता। वो प्रॉफिट होता था, लेकिन टेम्पररी स्टॉक नीचे चले जाता था, लेकिन वो लेवल पे आ जाता था। वो आपकी बात सही है, लेकिन उसमें यही है कि जो कंपनीज के ऊपर डिस्क्रिप्शन पे होता है, वो अपने रिजर्व्स को किस तरह से करती हैं, वो रखती है, रिटेन करें या डिविडेंड दें नहीं दें, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो मीटिंग होती है उसमें अल्टीमेटली डिसाइड होता है। शेयर होल्डर डिसाइड नहीं कर सकता। शेयर होल्डर तो शेयर्स रख सकता है और होल्ड कर सकता है, या तो फिर वो रखे या बेच दे। अगर उस देखिए, उसमें इसके सोल्यूशन ये है, अगर आपको लग रहा है कोई एक स्टॉक आपको डिविडेंड नहीं दे रहा है, आपको अच्छा मुनाफा नहीं मिल रहा, तो आप उसको स्वैप कर लें। देखिए, और भी सेक्टर में जैसे बैंकिंग सेक्टर या कोई और सेक्टर में डिफरेंट कंपनीज, अगर एक सेक्टर में आपने कंपनी ली हुई है और आपको लग रहा है 1-2 साल में आपको इन्वेस्टमेंट पे वो रिटर्न नहीं मिला, तो आप उसको स्वैप कर दें। आप वो कंपनी तलाश करें जिसमें रिटर्न आपको ज्यादा हो। देखिए, अच्छा इन्वेस्टर ये वही होता है जिसको अपने इन्वेस्टमेंट में मैक्सिमम रिटर्न मिले। अगर मैक्सिमम रिटर्न नहीं मिले, तो फिर आप बैंक में पैसा रख दें। सही। अ, अच्छा सर, अब थोड़ा सा जो है ये बताइए कि अब कमिंग वीक में मार्केट का क्या व्यू रहता है, और इन्वेस्टर को आप क्या कहेंगे, और मोस्ट इम्पोर्टेंट थोड़ा सा टॉपिक के हवाले से भी बता दें। देखिए, फिक्स तो बहुत मुश्किल बताना, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें, मार्केट में कोई खराबी नहीं है, इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया। उसमें देखिए, होता ही है कि एक इन्वेस्टर आ रहा होता है, वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए पूरे पैसे एक ही दफा में लगा देता है। होता नहीं है कि किसी भी स्टॉक में अगर इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो तो थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट करें, उसको देखें। एक स्टॉक में अगर आपने लिया हुआ है, नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है, उसको वेट करें, उसको फील करें, फिर जाके फर्दर इन्वेस्टमेंट करें। मार्केट में कोई खराबी नहीं है, मार्केट बेहतर है। मार्केट मुझे लग रहा है आहिस्ता आहिस्ता कंसोलिडेट करेगी, जैसे पहले बताया कि इंटरेस्ट रेट कम होगा तो उस पर स्पार्क होगा, और प्लस जो आईएमएफ का अगर पैकेज आ जाता है, अप्रूव हो जाता है, और यूई से जैसे शेयर्स की फरोख्त की है, तो वो मार्केट को ट्रिगर करी कि देखिए, मार्केट में न्यूज अच्छी पॉजिटिव न्यूज की बात है, अगर वो आ जाती है तो मार्केट ट्रिगर करी कि मार्केट ने ऊपर जाना है। ऐसी कोई बात नहीं, इकोनॉमी बेहतर हो रही है आपकी आहिस्ता आहिस्ता। तो इन्वेस्टर को यही है कि अपने मोहतात तरीके से काम करें, सुन लें, लेकिन होमवर्क आप अपना खुद करें, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आपकी है, नुकसान आपको होना है, अगले को नहीं होना है। सही। सर, इस वक्त जो करंट सिनेरियो है, बहुत सारे लोग जो हैं, क्योंकि आपको पता है इंडेक्स इतना हाई है, तो लोग इंडेक्स का नाम मतलब सुनते ही वो थोड़ा सा घबरा जाते हैं। आज भी मेरी सुबह किसी से बात हो रही थी, तो उन्होंने यही कहा कि 80,000 इंडेक्स है, तो किस तरह से काम किया जाए। तो वो जरा सा डरे हुए थे, और थोड़ा डरना भी जरूरी है।
तो अगर कुछ लोग जो है जैसे गोल्ड की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, जैसे गोल्ड है, ऑयल है, तो उनको क्या मशवरा देंगे, क्या सजेस्ट करेंगे आप कि क्या करना चाहिए? मतलब वो सेफ है, ये सेफ है, क्या है कि थोड़ा सा लोग इसमें भी घबराए हुए हैं। देखिए, सेफ तो कुछ भी नहीं है, हमें अपने आप को सेफ रखना है। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप चले जाए तो मैं कहूंगा डिवर्सिफाई होना चाहिए। कुछ आपने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कुछ फिक्स में करनी चाहिए, कुछ आपने इक्विटी में करनी चाहिए। तो ये आप डिवर्सिफाई, कुछ सिल्वर लेना चाहिए, कुछ गोल्ड लेना चाहिए, तो डिवर्सिफाई करना चाहिए। एक ही वही वाली बात है ना कि सारी बास्केट में सारी चीजें रखेंगे, बास्केट ब्रेक हो गई तो सब चीजें ब्रेक हो जाएंगी। तो ओवरऑल देखिए, आपने इंडेक्स की बात की, इंडेक्स को मत देखें, पर्टिकुलर स्टॉक को देखें। अभी भी कुछ स्टॉक्स में काफी वैल्यूएशन है, अगर आप एनालाइज करें इंडेक्स को देखेंगे तो फिर आप काम ही नहीं कर सकते। एक और लॉजिक में बताओ, तो इंडेक्स तो आप बाई नहीं कर रहे हैं ना, तो फिर क्या मसला है? इंडेक्स नीचे जाएगा तो आपको लॉस तो नहीं होगा। हमने तो वो देखना है कि जो पर्टिकुलर स्टॉक आपके पास पड़ा है ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो ये सारी चीजें हैं, हमें देखने की जरूरत है। मसला है कि हम जो है ना, सॉरी टू से, मैं किसी को नहीं कहूंगा डायरेक्ट नहीं कहूँ, लेकिन हम होमवर्क नहीं करते। हम कहते हैं हमें सब प्लेट में तैयार तैयार मिल जाए, हम उसको पिक करें और फिर हम एक शॉट लगा लें और छक्का लग जाए। नहीं होता। देखें, बोल्ड भी हो सकता है बंदा। स्टॉक मार्केट इज अ वेरी, मैं फिर कहूंगा, बहुत रिस्की इन्वेस्टमेंट है। सही, बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, और जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं आप सबका भी बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, इसी के साथ ही आज के सेशन से मैं इजाज़त लूंगी जी। थैंक यू सामा, जो है थैंक यू आपको, जो है अच्छा लगा सेशन, और जो है आप ही लोगों के लिए किया जाता है। और नाज़रीन, इसी के साथ ही आज के सेशन से मैं इजाज़त लूंगी। आप लोगों से इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। जज़ाकल्लाह, थैंक्स टू होस्ट एंड गेस्ट। थैंक थैंक यू यू जी। सर, थैंक यू सो मच।